नमस्कार साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल साइंस की आज तीसरी क्लास है जो कि मैं आप सभी के सामने पढ़ाने वाला हूं। देखिए, वे 2 क्लासें हो चुकी हैं और मैंने कहा है कि जिन साथियों को साइंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, या जिनको साइंस से डर लगता है, जिन्होंने पहले कभी साइंस नहीं पढ़ी है, तो उनको मैं वादा करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे से जुड़ जाओ। आपको साइंस पर एक विश्वास होने लगेगा और आपको साइंस समझने में आने लगेगी और आपको साइंस से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इतने अच्छे कंटेंट से और टॉपिक वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, मैंने आपको 2 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। आज का प्रमुख टॉपिक है विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ। मतलब विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ से एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर तुमसे पूछे मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। यदि बात करें रेशम कीट पालन को, तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। मत्स्य पालन को पूछे तो मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। मतलब मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरिकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर, कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को पूछे तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ध्यान रखना, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन की बात करें तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। देखो भाई, बात ये नहीं है कि मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा, बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको कंटेंट कैसा दे रहा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कंटेंट। कंटेंट आपको किस लेवल की दे रहा है वही पेपर में डिपेंड करता है, ना कि ध्यान रखना आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एग्जाम आपका है। आगे बात करें फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन की बात करूँ तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्नियोलॉजी, और मछलियों के अध्ययन की बात करूँ तो मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थोलॉजी। ध्यान रखना, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी और मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इकिथोलॉजी। ठीक है, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इकिथोलॉजी। आगे बात करें कीटों का अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन की बात करूं, सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। पूछ ले, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं सिल्विकल्चर। काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिल्विकल्चर। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अगर तुमसे पूछे खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ध्यान रखना। आगे बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन को, तो कॉस्मोलॉजी, और भूकंप के अध्ययन को बात करें तो सिस्मोलॉजी। ध्यान रखना, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। आगे तुमसे पूछे नींद के अध्ययन को, तो नींद के अध्ययन को कहते हैं हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नींद के अध्ययन को कहते हैं हिप्नोलॉजी। ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे कैंसर के अध्ययन को, तो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। फल फूल व साग सब्जी तो हॉर्टिकल्चर। अंगूर का अध्ययन तुमसे पूछे तो विटीकल्चर। केंचुआ का अध्ययन पूछे तो वर्मी कल्चर। मिट्टी का अध्ययन पूछे तो पेडोलॉजी। ध्यान रखना, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। घास का अध्ययन पूछे तो एग्रिस्टोलॉजी और अंकों का अध्ययन पूछे तो न्यूमरोलॉजी। अंकों का अध्ययन न्यूमरोलॉजी। पुराने सिक्कों के अध्ययन की बात करें तो न्यूमिस्टिकोलॉजी। पुराने सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्टिकोलॉजी। जीवों की जातियों के अध्ययन को कहते हैं जेनिकोलॉजी। जीवों की जातियों के अध्ययन को कहते हैं जेनिकोलॉजी। ठीक है, जीवों की जातियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनिकोलॉजी। ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे मानव जाति का अध्ययन, तो मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एथनोग्राफी। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता, तो मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एथनोग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन पूछ ले एपिग्राफी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग में भी बन जाता, इसलिए ऐसे कंटेंट को ध्यान रखें। ठीक है, 2 क्लासें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका, आप उन 2 क्लासों को देख सकते, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको किस लेवल का कंटेंट दे रहा। ध्यान रखना, मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। दांतों का अध्ययन पूछे तो ऑडोंटोग्राफी। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ऑडोंटोग्राफी। हड्डियों का अध्ययन
ऑस्ट्रियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो ऑस्ट्रियोलॉजी। मानसिक संक्रमण का अध्ययन टेलीपैथी, मानसिक संक्रमण का अध्ययन टेलीपैथी। भूगर्भ संबंधों का अध्ययन जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधों का अध्ययन जियोलॉजी। मिट्टी के बर्तन बनाने का अध्ययन सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन बनाने का अध्ययन क्या कहलाता? सिरेमिक्स कहलाता। मौसम की दशाओं में होने वाला परिवर्तन मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाला परिवर्तन मेट्रियोलॉजी। झीलों का अध्ययन पूछे तो लिम्नोलॉजी, ध्यान रखना, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। अगर तुमसे पूछे झीलों का देश कैसे कहते तो फिनलैंड को कहते, ये भी ध्यान रखना। झीलों का देश कैसे कहते? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। कैसे कहते? झीलों का देश कहते फिनलैंड को। ठीक है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी और झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे, देखिए जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं थी वो मैंने लगभग आपको कवर करा दी। ठीक है, विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट शाखाएं थी मैंने आपको पूरी कवर करा दी, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे, अगर तुमसे पूछे सुलभ शौचालय से, कोयले की खानों से, गोबर गैस प्लांट से, धान के खेत से और पशुओं की जुगाली करते समय, किस किस से? सुलभ शौचालय से, कोयले की खान से, गोबर गैस प्लांट से और धान के खेत से और पशुओं की जुगाली करते समय कौन सी गैस निकलती है? डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है तो मीथेन गैस निकलती है, ध्यान रखना। कौन सी गैस निकलती? तो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, इन सभी जगहों से, सुलभ शौचालय से, कोयले की खान से, गोबर गैस प्लांट से, धान के खेत से और पशुओं की जुगाली करते समय मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती? तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन देखना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता। मैंने आपसे पहले भी कह चुका कि मैं आपको इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इसमें बेसिक साइंस पढ़ा रहा, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती, जिससे आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको पूरे कवर कराऊंगा। जो साथी जुड़ा रहेगा यकीन मानना उसका 1 नंबर नोट्स बन जाएंगे और मैं आपको विद पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करें रासायनिक अभिक्रिया, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है वे क्रिया जो होने के बाद, मतलब जैसे क्रिया हो जाए तो वे क्रिया जो होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आए, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। मतलब जैसे कोई रिएक्शन हो गया, दोबारा वही का वही चीज़ नहीं बनी, तो वो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते। जैसे भोजन का पाचन, दूध का दही बनना। एक बात बताओ, दूध का दही बन जाएगा, दूध का यदि दही बन जाएगा तो क्या वो दोबारा उसी क्रिया में आ जाएगा? नहीं आएगा। भाई दूध था, दही बन गया, तो दही से अपन दोबारा दूध बना देंगे? नहीं बनेगा। मतलब वो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में आ गया तो दोबारा उसी क्रिया में नहीं बनेगा, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। जैसे फलों का पकना, अखबार का जलना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता। भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, फलों का पकना, अखबार का जलना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी कौन सी क्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। बात करें भौतिक अभिक्रिया की, तो देखो भौतिक अभिक्रिया वे क्रिया जो होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए, वो कहलाती भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, जो क्रिया होने के बाद कौन सी पुनः उसी अवस्था में आ जाए उसे कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। देखो जैसे जल से बर्फ बनना, भाई पानी से बर्फ बन जाएगा तो बर्फ से पानी भी बन जाएगा, समझ गए? तो वो दोबारा उसी अवस्था में आ गया। बर्फ से जल बनना, मोमबत्ती का पिघलना, यदि मोमबत्ती पिघल जाएगी तो दोबारा मोमबत्ती उसी अवस्था में बन जाएगी। कागज़ का फटना, यदि कागज़ फट जाएगा तो कागज़ जुड़ भी जाएगा। कपूर का जलना, कपड़ों का पानी सुखा लेना, यदि कपड़े पानी सुखा ले तो कपड़े को निचोड़ दोगे तो पानी दोबारा निकल भी आएगा। तो ये सभी कहलाती भौतिक अभिक्रिया। मतलब जो क्रिया उस अवस्था में ना आए होने के बाद, वो रासायनिक अभिक्रिया। जो क्रिया दोबारा की दोबारा उसी अवस्था में आ जाए वो कहलाती भौतिक अभिक्रिया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो तुमसे अगर एग्जामिनर पूछ ले, तो बात करें। अगर तुमसे पूछे सीधे सीधे भाषा में मैंने लिख दिए, हमारे शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन की? तो हमारे शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खून में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो खून में 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बाल और नाखून किसके बने होते हैं? तो बाल और नाखून कैरोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखना। बाल और नाखून किसके बने होते हैं? तो बाल और नाखून कैरोटीन के बने होते हैं। हिपेरिन यकृत में पाया जाता है। पूछे हिपेरिन कहाँ पर पाया जाता?
तो हेपेरन यकृत में पाया जाता है। ओसन ओसी हड्डियों में पाया जाता है। पूछ ले ओसन ओसी कहाँ पाया जाता, तो ओसन ओसी हड्डियों में पाया जाता है। एक्टिमायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। पूछे एक्टिमायोसिन कहाँ पाया जाता, तो एक्टोमायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। कोलेजन स्किन या त्वचा में पाया जाता है। पूछे कोलेजन कहाँ पाया जाता, तो कोलेजन स्किन या त्वचा में पाया जाता है। आगे तुमसे पूछे कुछ और भी पॉइंट है, मैंने पूछे रोग कितने प्रकार का होता, तो ध्यान रखना रोग जो मानव को रोग होते वो 2 प्रकार के होते। कितने, 2 प्रकार के। जो लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता उसे प्रोटोनोपिया कहते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता कि जो व्यक्ति लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं, प्रोटोनोपिया कहते हैं। और जो हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता उसे ड्यूटीरोनेसिया कहते हैं। जो हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता उसे ड्यूटीरोनेसिया कहते हैं। अगर पूछे शाही रोग किसे कहते हैं, तो शाही रोग हीमोफीलिया को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हीमोफीलिया है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से फैला था, इसलिए इसे शाही रोग कहते हैं। तुमसे पूछे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, या फिर ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। पूछे बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता कि बीसीजी में सी का अर्थ क्या है, तो बीसीजी में सी का अर्थ कोलिमेट है। पूरी फुल फॉर्म पूछे तो बैसिलस कोलिमेट ग्यूरिन, बीसीजी बैसिलस कोलिमेट ग्यूरिन। और पूछे बीसीजी के टीके की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की। बीसीजी के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। आगे बात करें चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ध्यान रखना चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा, ये आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 2 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका, ये आज तीसरी क्लास थी। ऐसी लगभग मैं 10 से 15 क्लासें लूँगा, बाद में एक बढ़िया मैराथन ले दूँगा, तो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर आपका साइंस में बन जाएगा। ये मेरी टीम का नंबर है 63 86 87 32 43। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते साइंस पीडीएफ लिख के, तब भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ब्रह्मोस क्लासेस के, वहाँ पर भी आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। बस वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।